बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में तमाम आलम इंसानियत को इस मूज़ी वबा से निजात अता फ़रमाए। जी सज्जाद तरीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ये दुआ है कि मौला पंजतन पाक के सदक़े पूरी आलम इंसानियत से इस मूज़ी बीमारी से हमारी जान छुड़ा। हम बहुत मुश्किलात का शिकार हैं, पूरी आलम इंसानियत मौत का मुश्किल का शिकार है और हमारी इससे निजात दिला जी। जी, बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हुए सबसे पहले तो ज़ाहिर है जो कोरोना के हवाले से सूरत हाल है वो यकीनी तौर पर इस वक्त इस मुल्क का और पूरी दुनिया का बाशिंदा जानता है। पाकिस्तान में ये तादाद 6,900 समथिंग हो चुकी है, तकरीबन ये फिगर वो 7,000 को जो है वो टच कर चुका है और अमवात की तादाद भी कमोबेश 128 बताई जा रही है। तो ये तो पाकिस्तान के हवाले से हैं, फिर उसके इक़दामात का भी जिक्र किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ज़ाहिर है जब ये सूरत हाल दरपेश है, बड़े बड़े ममालिक को दरपेश है, पाकिस्तान को भी ये सूरत हाल दरपेश है। इसी दौरान जब रिलीफ देने की बात की जाती है, ज़ाहिर है राशन के हवाले से हम रोज़ाना यहाँ बात कर रहे हैं, आम आदमी को रिलीफ देने की बात कर रहे हैं और फिर शोबा सेहत में जो अखराजात सामने आ रहे हैं वो भी मुख्तलिफ मनसूबों से उठा के दिए गए। तो ये एक किसी मुल्क के लिए, उसकी मईशत के लिए बड़ा अहम था। और इससे पहले चूँकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अक़वाम मुत्तहिदा को ये दरख्वास्त की थी और आलमी इदारों को ये दरख्वास्त की थी कि वो जो मुतासरा ममालिक हैं और तरक्की पज़ीर ममालिक हैं उनके कर्ज़ माफ़ किए जाएँ या उनमें रिलीफ दिया जाए। तो आज बड़ी अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आई। IMF ने 76 ममालिक के जो कर्ज़ हैं उनको रिलीफ दिया है, उसमें 1 साल के लिए उसकी जो आम लफ्ज़ों में हम कह दें जो सूद होगी उसमें रिलीफ दिया गया है। और जो किस्तों की अदायगी थी वो भी ज़ाहिर है मौखर हुई है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और इस पर आज वज़ीर ख़ारजा ने भी ये कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की ये बात सुनी गई, उसको बड़ी अहमियत दी गई, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही हौसला अफजा बात है। और IMF का ये कहना है कि G20 ममालिक ने रजामंदी ज़ाहिर की है और उनके हवाले से भी उनका भी शुक्रिया अदा किया गया। तो ये एक हमारी मईशत पर भी बड़ा अच्छा असर मुरतब होगा और फिर बज़ाते खुद ये एक मुस्बत पैगाम भी गया। इसी के साथ ही आज एक और अहम खबर सामने आई है और वो ये है कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी की है और शरह सूद हमारी पाकिस्तान में सिंगल डिजिट पर आ गई है। 11 से 9% पर यह शरह सूद आई है, जिस पर हमारा बिजनेस और ट्रेड से जो मुताल्लिक लोग हैं उनको बड़ा रिलीफ मिलेगा। ओवरऑल इकोनॉमी पे इसका भी बड़ा पॉजिटिव असर होगा। ये क्यों हुई और इसके क्या असरात होंगे, इस पर भी बात करेंगे और फिर कुछ अहम मामलात, कुछ अहम इक़दामात मौजूदा सूरत हाल के हवाले से उनका भी जिक्र करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो ये कि आज जो IMF के हवाले से रिलीफ की बात सामने आई है, ये बड़ा अहम रिलीफ है, पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए बड़ा अहम रिलीफ है। हमारी मईशत का 1/3 बकौल वज़ीर ख़ारजा के वो इस पे बेस करता है, यानी जो हमें वापस करना होता है अपनी मईशत का 1/3 हमें कर्ज़ों की अदायगी में जाता है। तो वो 1 साल मौखर हो गया। उसमें जो मौजूदा इक़दामात बिलखुसूस कोरोना की जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें जो आम आदमी की परेशानी के हवाले से बार बार वज़ीर आज़म मईशत की बात करते थे कि ज़ाहिर है उसके बड़े असरात मुरतब होंगे, तो उसमें भी बड़ा रिलीफ मिला। देखें जी, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जब ये कोरोना की वबा आई और दुनिया के जो बड़े ममालिक थे जिसमें चाइना है और फिर अमेरिका है, फिर बाकी ममालिक जो हैं, उनकी सूरत हाल देखते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने, अभी हमारे मुल्क में इतना कोरोना नहीं था, कोरोना बहुत इब्तदाई जो है लोग सामने आ रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने बहुत जहांदीदा लीडर होने का सबूत दिया और उन्हें पहले ये मुश्किलात जो हैं ये आलमी दुनिया को बताई। जो आलम जो लोग हैं पूरे अक़वाम मुत्तहिदा और पूरी जो हमारी बिरादरी है उनके सामने रखा कि जनाब ये वाली सूरत हाल है, ये मुश्किलात हैं। तो मैं समझता हूँ कि आलमी दुनिया ने भी ये बात समझी है कि यकीनन ये जो ममालिक हैं ये बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। मैं समझता हूँ ये हमारी बड़ी कामयाबी है कि इस हमें ज़ाहिर है कोरोना की वजह से हमारी माशी हालत बहुत ख़राब हुई है, इसमें कोई शक नहीं। बड़े बड़े मुल्क जो हैं उनकी ख़राब हुई है, जिसमें चाइना है, अमेरिका है, जर्मनी है, स्पेन है, तो पाकिस्तान तो उस मुकाबले में कहीं है ही नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ है पाकिस्तान के लिए और इसको जितने माहिर मईशत हैं वो सारे लोग जो हैं इसकी तारीफ़ कर रहे हैं और ये को बता रहे हैं कि इससे जो है पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो कम अज़ कम कुछ अरसे के लिए कम हो जाएंगे। वो मसाइल उस तरह दरपेश नहीं रहेंगे जिस तरह माजी में दरपेश रहे हैं इन कर्ज़ों और सूद की वजह से। जी अच्छा, ये ज़ाहिर है इसके बड़े पॉजिटिव असरात मुरतब होंगे और बिलखसूस जो हमें मुआशी मसाइल का सामना था, वैसे भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए मौजूदा हुकूमत ने
जो भी हमारी मुआशी सूरत हाल थी उसके बावजूद भी बहुत अच्छे इकदाम किए, जिसमें एहसास कफालत प्रोग्राम का मामला था, फिर मुस्तहिकीन की ज़ाहिर है उसमें उसको एक्सटेंड किया गया, जो लोग बेरोज़गार होकर घर बैठ गए 12,000 रुपये मंथली वो दिया गया, फिर सूबाई हुकूमतों की जानिब से भी। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये रिलीफ के हवाले से जो इकदामात में मसाइल दरपेश थे वसाइल की वजह से, उसमें भी किसी हद तक तेज़ी आएगी? मैं समझता हूँ बिल्कुल उसमें तेज़ी आनी चाहिए। अब तो कोई उसमें दो राय नहीं है कि तेज़ी ना आए, बिल्कुल उसमें तेज़ी आनी चाहिए। और वो लोग जो बेचारे परेशान हैं, जिनके रोज़गार नहीं है या जिनके रोज़गार नहीं रहे, मैं समझता हूँ उस वजह से जो लोग मुश्किलात का शिकार रहे हैं, उनको अब रिलीफ़ मिलना बहुत ज़रूरी है। शरह सूद में भी हुकूमत ने कमी की है। इससे मैं समझता हूँ कि अब जो महंगाई वाला जो एक मसला बना हुआ है, यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा थी और प्राइम मिनिस्टर इस महंगाई पे और आम आदमी पे बहुत जो है वो बात करते हैं, बहुत जो है तकरीरें करते हैं और गरीब आदमी का बहुत जिक्र करते हैं। लेकिन अब ये जो शरह सूद कम हुई है, इससे महंगाई का असर जो है वो नीचे भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि बड़े सरमायादार जो हैं, बड़े मालदार लोग जो हैं, माजी में पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है नकी साहब कि बड़े सरमायादार हुकूमती पॉलिसी से बहुत फ़ायदा उठाते रहे हैं और जो आम आदमी, जो गरीब आदमी है, जो मेहनत कश है, वो बेचारा उसी तरह परेशान रहा है। तो ये महंगाई को अगर कम अज़ कम कंट्रोल करें, अगर शरह सूद का जो असर है वो नीचे भी आना चाहिए और महंगाई कम अज़ कम अब कंट्रोल होनी चाहिए। जी। ठीक है, इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नायब अमीर जमात इस्लामी जनाब मियां असलम साहब। बहुत शुक्रिया मियां साहब वक्त देने का। आज ज़ाहिर है जब हम बात कर रहे हैं और दुआ गो भी हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया और बिलखसूस पाकिस्तान में जो कोरोना की सूरत हाल है इससे हमें निजात मिले, लेकिन उसके लिए हुकूमती इकदाम ज़ाहिर है अपोजिशन की जानिब से भी तनकीद भी होती है और फिर तारीफ भी की जाती है, वो अपनी जगह पे। मगर ये जो रिलीफ मिला है और इससे कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म की अपील को आलमी सतह पर सुना गया है, इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? IMF ने जो 1 साल के लिए हमें रिलीफ दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। पहली बात तो ये है कि हुकूमत पर वक्त इस कोविड-19 की उसका कोई अदराक नहीं कर सकी, शोर हासिल नहीं कर सकी। जो अफराद बैरून मुल्क से तशरीफ़ लाए थे उन्हें किसी क्वारंटाइन में नहीं रख सकी, उनका इलाज नहीं कर सकी और अगर रखे भी गए तफ्तान में वो सबको जमा करके रख दिया। अगर किसी में इन्फेक्शन नहीं भी थी और उसमें भी इन्फेक्शन फैल गई, फिर वही लोग पूरे मुल्क में फैल गए और फिर पूरे मुल्क में इन्फेक्शन फैल गई। इसलिए गवर्नमेंट आज तक संजीदा नहीं है। वज़ीर आज़म साहब अभी भी किसी ट्रक पे खड़े हुए हैं, जैसे ओपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वज़ीर आज़म साहब 22 करोड़ पाकिस्तानियों के वज़ीर आज़म बने। वो कोई 1.5 पौने 2 करोड़ लोग वज़ीर आज़म नहीं जिन्होंने वोट दिए हैं। पहला नुक्ता ये होता है हमेशा जब कोई भी मसला आए, कोई भी वबा आए, कोई भी आज़माइश आए, कि पूरे मुल्क को जमा किया जाता है, एक नेशनल कंसेंसस डेवलप किया जाता है, तो उसके मुताबिक ही आगे बढ़ा जाता है। आज तक पूरी कोशिश के बावजूद, पूरी दरख्वास्तों के बावजूद वज़ीर आज़म साहब आज तक वज़ीर आज़म बनना ही नहीं चाहते। उन्होंने आज तक भी पूरी अपोजिशन को, पूरी आवाम को कहीं जमा ही नहीं किया। सेनेट के अरकान हैं, कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बली है, अपोजिशन हर जगह मौजूद है। हर अपोजिशन कहती है इनके साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन पता नहीं ये कैसी गवर्नमेंट है, कैसे वज़ीर आज़म है। इसलिए पहला नुक्ता ये है कि किसी भी आज़माइश के वक्त पूरी कौम को इकट्ठा किया जाता है और फिर वो वजह मालूम की जाती है, ये आज़माइश आई क्यों है। एक पत्ता नहीं हिलता मेरे खालक की, हमारे खालक की मर्जी के बगैर। जब हम अल्लाह को छोड़ेंगे, उसकी हदायत के पसे पुष्ट डालेंगे, हम शैतान के रास्ते पर चलेंगे, इस मुल्क में सूद जारी सारी होगा, कुरानी फाशी जारी सारी होगी। इस मुल्क में ये बड़े बड़े मेरा जिस्म और मेरी मर्जी के जुलूस निकाले जाएंगे और हुकूमत उसे आराम से देखेगी। और लाख होगा 250 दिन कश्मीर में हुकूमत के लप नहीं हिलेंगे तो फिर क्या होगा। ये पूरी कौम को इकट्ठा करके पहला ये था कि फैसला किया जाता कि पूरी कौम तौबा करती है, गुनाहों की माफी मांगती है। कोई इनफरादी गुनाह हो, कोई इज्तिमाई गुनाह हो, सियासी गुनाह हो, वो इक्तिसादी गुनाहों से माफी मांगती है कि अल्लाह से वादा करते हैं या अल्लाह हम आइंदा नहीं करेंगे।
और सारे जो हदायत हैं इसे बंदगी रब कहते हैं और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उसके मुताबिक चलेंगे। फिर जितनी भी अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग करो, अल्लाह ने हमें शऊर दिया है कि ग्लव्स पहनो, मेरे रब ने हमें शऊर दिया है कि मास्क पहनो, मेरे रब ने शऊर दिया है, उसके मुताबिक अमल दरामद पूरी कौम करे। लेकिन जब गवर्नमेंट पूरी कौम को इकट्ठा ही नहीं करती, आज भी वो ऑपोजिशन के कंटेनर पर सवार है, तो वो क्या जिम्मेदारी अदा करेंगे? मियां साहब बिल्कुल ये बड़ी अहम बात IMF आपने की कि जी वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं जी। बाबा, जो मांगते हैं बेगर आर नॉट चूजर, हम क्यों उनसे कर्जा मांगते हैं? इस हुकूमत ने मांगा और पिछली हुकूमत ने मांगा। ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान मुल्क बावसाइल है, सुपर पावर बन सकता है। हमारी जमीन सोने उगलती है, ये गंदम पैदा करती है, चावल पैदा करती है, गन्ना पैदा करती है, कपास पैदा करती है, हर तरह के फ्रूट पैदा करती है, हर तरह के सब्जियात पैदा करती है। ऐसा मुल्क भी मकबूल हो सकता है? ये जितनी हुकूमतें आज तक आई हैं, ये सारी की सारी हुकूमतें बंदगी रब से रूगर्दानी की है, प्यारे रसूल से रूगर्दानी की है, उसकी सजा हमें मिली है। इसलिए पूरी कौम को इकट्ठा करना चाहिए, रुजूए लल्ला करना चाहिए। सही है। मैंने जो शौर दिया है उसके मुताबिक हिफाजत तदबीर भी करनी चाहिए। रुजूए लल्ला मतलब ये है कि हिफाजत तदबीर करें, ये जो मदद करने वाला है। देखिए अल खिदमत फाउंडेशन जो जमात इस्लामी की मदद की तंजीम है, हम पूरे पाकिस्तान में, मैं कल भी लाहौर से आया हूँ, आज भी कितने में प्रोग्राम कर चुका हूँ, हम पूरे वहां पहुंचते हैं जो गरीब हैं। हमारी तंजीम जमात इस्लामी की अल खिदमत फाउंडेशन की वार्ड की बुनियाद पर कायम है। हम वार्ड की बुनियाद पर सर्वे करते हैं, वहां सामान भेजते हैं, घर घर में दे के आते हैं कि किसी को पता ना चले, इस्तेहूक महफूज रहे। हुकूमत कहीं नजर ही नहीं आती। अगर वो कुछ तकसीम करने की कोशिश करती है तो तमाम हदायत की तबाह बर्बाद कर देती है। जितनी हदायत है उसे खत्म कर रख देती है। मियां साहब बिल्कुल बड़ी अहम बातें आपने की, बड़ी अहम बातें आपने की कि ये जाहिर है मुल्क में यहाँ पे आया उम्रा से वापस आने वाले ज़ायरीन वापस आने वाले उनको देखा जाता, एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग नहीं थी। फिर जैसे कि जिक्र किया गया बाराकाऊ में भी हमारे पास कुछ इस किस्म के जो केसेस सामने आए तो उनको भी देखा जाता। तो एक शिकायत ज़ेर लब जो हुकूमत की जानब से सामने आई कि कुछ तबकात जाहिर है वो भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, तौबा भी करनी चाहिए, लेकिन कोई रिस्पांस उस तरह से आवाम की जानिब से भी एहतियात के हवाले से भी आना चाहिए मेरे था। भाई असल कायद होता है कायद। मेरे और आपके जिस्म का जो कायद हमारा दिमाग है, हुकूमत कौम का दिमाग होती है, कौम की रहनुमा होती है, कौम की मुदक्की और मुरब्बी होती है। जब हुकूमत सोई हो, उसको कोई शऊर ही ना हो, अदराक ही ना हो, अपनी जिम्मेदारी वो अदा न कर सके, कौम से शिकायत नहीं किया करते। कौम तो हमेशा हुकूमत के साथ होती है। कौम ने हुकूमत मुंतखब कर दी है, उसको जिम्मेदारियां दे दी हैं। कौम को ना मूल ठहराएं। इनकी अपनी कोताही है, इनकी अपनी बेवकूफ़ी है, अपनी गैर जिम्मेदारी है। अब कौम पर न करें, आज काल दें, पूरी कौम इकट्ठी होगी, देना काल आज वज़ीर आज़म साहब, क्यों काल नहीं देते? मियां साहब फिर वो अलग अलग जाहिर है, फिर वो मसाजिद के हवाले से और मजहबी तबके से अभी मुशावरत नहीं हुई थी, ऐलान सामने आया है, तो फिर जाहिर है ये भी बात की जाती है। लेकिन तफसील है, ये तफसील है जी। बेसिक चीज ये है, शाह कलील ये है, मास्टर की ये है, कौम को इकट्ठा करो, मास्टर प्लान बनाओ, एक्शन प्लान बनाओ। असल चीज ये है, जब पूरी कौम इकट्ठी होगी, उलमा इकट्ठे होंगे, वकला इकट्ठे होंगे, सियासी लीडर इकट्ठे होंगे, सिविल सोसाइटी इकट्ठी होगी, सारे इकट्ठे होंगे, उसमें हमारे अदारे भी होंगे, रियासती सारे इकट्ठे होंगे। वहाँ जो फैसला होगा वो फैसला हर जगह उस पर अमल किया जाएगा। ठीक है, सजाद तरीन साहब मौजूद हैं। सजाद तरीन साहब आप सवाल कीजिए। मियां साहब आप जरा ये बताएं कि क्या हुकूमत को आप क्या तजावीज़ देना चाहेंगे जिससे वो ऐसे इकदाम करे जिससे ये कौम मुतहिद हो और कौम जो है वो मुतहिद होकर इस कोरोना वायरस का और मुश्किलात का मुकाबला करे? आप तजवीज़ क्या देंगे? जी सारी तजवीज़ दे दी हैं, तजवीज़ सारी दे दी हैं। असल तजवीज़ ये है, एक्शन प्लान बनाओ। दहशतगर्दी का एक्शन बना था ना, खत्म हो गई ना। एक्शन प्लान बनाओ, हर फर्द उसकी इताअत करेगा। कहिए वज़ीर आज़म को, हुकूमत को, अपने दिमाग से खन्नास को उतार दे, तो कब्र को उतार दे, वज़ीर आज़म बने। जब जिम्मेदारी आती है तो कंधे झुकते हैं, अपने गर्दन में सरिया नहीं आता, कंधे झुकते हैं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह फरमा रहे थे तो आपकी पिशानी किचावे से लग रही थी, फतह फरमा रहे थे मक्का मुअज़्ज़मा। इसलिए जो हुक्मरान होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, वो
सबको साथ लेकर चलते हैं, कंसेंसस पैदा करते हैं, इत्तेफाक पैदा करते हैं, सही। इत्तेफाक पैदा करते हैं, फिर पूरी कौम के साथ होती है, अल्लाह की रहमत भी आती है, अल्लाह की बरकत भी आती है, वो भी मदद करता है। जब गर्दन में सरिया होगा किस अल्लाह मदद करेगा। मियाँ साहब ये बताएंगे कि इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन ने कितने अरब रुपए का कितना सामान जो है वो मुतासरीन में तकसीम कर दिया, कोई फिगर्स हैं आपके पास? मेरे देखिए, अल खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी इस पाकिस्तानी और एक ही तंजीम है अल्लाह के फजल करम से जिसकी तंजीम वार्ड की बुनियाद पर कायम है। सिर्फ इस्लामाबाद में 300 वार्ड हैं। इस तरह पूरे पाकिस्तान में जितने वार्ड हैं हमारी तंजीम वार्ड की बुनियाद पर कायम अल्लाह के फजल करम से। और हमारा वार्ड का नाम उसी गली मरने का होता है। वो जानना होता है कि कौन मजदूर है, कौन मजबूत है, अपने मस्कीन है, किसी के पास खाने को नहीं है। हमने आज तक हम लोगों से पैसा इकट्ठा करे हैं, अपनी जेब से निकालते हैं और पूरे मुल्क में हम तकसीम करते हैं। अब तक कल लाहौर से मीटिंग हो रही थी, 1 अरब से ज्यादा हम खुश्क राशन, हम पका हुआ खाना, हम सैनिटाइजर, ये अपने साबुन, ग्लव्स, अपने पीपीएम हर चीज फराहम करते हैं पूरे पाकिस्तान में। जी, ये बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन। कराची में देखिए जी, हमने इतना काम किया है कि हम पर हमले शुरू हो गए हैं। हमारे खालिद भट्टी साहब शहीद हो गए हैं, हमला कर दिया वहां के दहशत गर्दों ने। मैं आपकी वजह से मुतालबा करता हूँ हुकूमत से, वो दहशत गर्द हमारा वो खालिद भट्टी भाई वो अपने मदद में मसरूफ था। यही ये जो हम पैकेट मत वो तकसीम कर रहे थे, उन पर हमला किया गया, फायरिंग कर दी गई, हमारा साथी शहीद हुआ, 273 जख्मी हुए। यानी लोगों को हमारा काम करना पसंद भी नहीं आता, लेकिन हम भी अल्लाह के फजल करम से हमारा हदफ है जमात इस्लामी का, फाउंडेशन का, हम जहां तक पहुंच सके इंशाल्लाह हर गरीब तक, हर यतीम तक, हर इंशाल्लाह मस्कीन तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। जी, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। मियां साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। अब सिजातरीन साहब, जाहिर है जब ये बात की जाती है और बार बार आप भी ये बात करते हैं, मेरे ख्याल में हमने बहुत ज़्यादा हुकूमती इकदामात जिनमें कहीं खामी नज़र आई या जहाँ अपनी ओपिनियन होती है जो हम समझते हैं तो उस पर तनकीद की जाती है। लेकिन जाहिर है जब इस तरह की सिचुएशन हो और उसमें जहाँ तक इकदामात की बात है, क्या आप ये समझते हैं या ये जस्टिफाइड बात है, जैसे अभी जमात इस्लामी या इससे पहले दीगर अपोजिशन की जमातें, मेरे ख्याल में सवाए वज़ीर आला सिंध के, जिन्होंने एक मरतबा फिर कहा है कि नहीं वो तो अप्रिशिएट करते हैं वज़ीर आज़म के इक़दामात को, बाकी ये ज़ाहिर तनकीद की जा रही है। इस सूरत में आपका क्या तबसरा है? मेरे ख्याल में तो हुकूमत की जानिब से इक़दामात भी किए जा रहे हैं और जितने हो सकते हैं, हाँ उनमें कहीं कुछ खामियाँ ज़रूर हैं मगर यकसर मेरे ख्याल में मुस्तरद नहीं किया जा सकता। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि अपोजिशन जो है वो नाराज़ इस वजह से है। आज मियाँ असलम साहब भी जो बात कह रहे थे, कल आपको याद होगा पलवशा खान ये कह रही थी, उससे पहले एक दिन हमने अब्बास आफरीदी साहब को लिया हुआ था, वो भी यही कह रहे थे। अपोजिशन वाले सब लोग ये कह रहे हैं कि देखें ये पहली हुकूमत है जिसको अपोजिशन ये कह रही है कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं, वरना माजी में ये होता है कि हुकूमत कोशिश करती है कि अपोजिशन को साथ लेके चला जाए और अपोजिशन जो है वो बात नहीं करती। ये पहली दफ़ा है अपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो अपोजिशन से उस तरह बात नहीं कर रही जैसे माजी में कोई मसाइल आते हैं तो बात होती है। चले इस पे डिटेल भी बात करते हैं, ज़रा ये बात कर ली जाए जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल का हम जिक्र कर रहे हैं और आज की जो 2 अहम और बड़ी अच्छी खबरें पाकिस्तान के हवाले से सामने आई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं जनाब सनाउल्लाह साहब। सनाउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपसे हम जानना चाहेंगे, आज 2 बड़ी अहम खबरें आई हैं। पहले तो ये बात कर लें कि IMF ने जो कर्ज में रिलीफ दिया है, पाकिस्तान उसमें शामिल है उन 76 ममालिक में। इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं? बिलखसूस एक जानिब कोरोना से निपटने के लिए इकदामात का मामला है और दूसरी जानिब हमारी ओवरऑल मईशत है। बहुत शुक्रिया। पहले तो जहाँ तक ये कर्ज में जो डेफरमेंट का मामला है वो अभी तक उसको फाइनल नहीं है। अभी बाकायदा उसका ना ही तरीकाकार अनाउंस किया है, ना ही ये उसमें पता चला है कि पाकिस्तान की कितनी पेमेंट्स हैं जो आइंदा साल होनी है वो डेफर होंगी। जो ओवरऑल अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊं, 2020-21 में पाकिस्तान को मल्टीलैटरल और बायलैटरल जो कर्जे अदा करने हैं, इंटरेस्ट पे करना है, वो तकरीबन कोई 12-12.5 अरब डॉलर बनते हैं। तो जो अनाउंसमेंट अभी आई है वो अनकम्प्लीट है, उसको आप फाइनल नहीं कह सकते, ना ही उसमें अप्रूवल अभी शामिल है। अभी एक अनाउंसमेंट है जिसपे G20 के ममालिक में IMF और वर्ल्ड बैंक इस पे डिस्कस करेंगे और इसकी बाकायदा अनाउंसमेंट होगी।
और जो जिस तरह की पहली अनाउंसमेंट आई है उसको अगर देखा जाए, उसको कैलकुलेट किया जाए, तो पाकिस्तान की तकरीबन $1.5 अरब की जो पेमेंट्स हैं वो डेफर होती नजर आ रही हैं एक साल के दौरान, जो वो 1 मई से जो कह रहे हैं कि वो करेंगे, लेकिन अभी उसकी बाकायदा तरीकाकार अनाउंसमेंट और अमाउंट का ऐलान होना बाकी है। और इससे यकीनन पाकिस्तान को थोड़ा बहुत रिलीफ जरूर मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान पर प्रेशर है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं हो रही, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस का मसला बन गया है। लाखों पाकिस्तानी जो मिडल ईस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में थे वो बेरोजगार हो गए हैं, तो उनकी तरफ से जो रकूम आनी थी वो भी बंद हो गई है। तो मसला काफ़ी सीरियस है और ये आलमी बरादरी को भी पता है, UN को भी पता है, G20 ममालिक को भी पता है, और जो आलमी मालियाती इदारे हैं जिसमें IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक है या पेरिस क्लब है, उनको भी इस चीज़ का अदारक है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाकी भी जो तरक्की पजीर या गरीब ममालिक है उनका ये मसला है। और अभी तक ये भी अंदाज़ा नहीं है ये कोरोना का जो मामला है ये कब तक चलेगा और कब तक दुनिया का जो मामूल की जो रूटीन है वो बहाल होगी। तो अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं है, इसमें टाइम लगेगा कि पाकिस्तान को इससे कितना बेनिफिट होगा। अच्छा जनाउल्लाह साहब, जाहिर है ये थोड़ा वाजे कर दिएगा, अभी जैसे आपने जिक्र किया है कि 1 से $1.5 अरब, वो तो पहले जो एक अनाउंसमेंट आई $1 अरब 40 करोड़ तकरीबन कबो बेश या $1.5 अरब जैसे आपने फिगर दिया है, और साथ ये अनाउंसमेंट के 76 ममालिक उनमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो क्या आप ये समझते हैं कि जो पहले अनाउंसमेंट आई वो इसी में शामिल होगी जिसका वजीर खारजा भी कह रहे हैं 1 मई से इत्तलाक होगा? वो दो चीजें देखें तो ज्यादा दो बातें कर रहे हैं। एक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में हो रहा है और पाकिस्तान ने एक रिक्वेस्ट की थी, हंगामी इमरजेंसी एक लोन की पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है $1 अरब 40 करोड़ की। वो आज IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी देनी है पाकिस्तान के लिए, जो वो पाकिस्तान का एक IMF का एक प्रोग्राम चल रहा है उससे अलहदा होगी। लेकिन ये जो बात हो रही है 75 ममालिक की, ये जो पाकिस्तान पर या जो 75 ममालिक हैं तरक्की पजीर जो गरीब ममालिक हैं उनके जुम्मे जो कर्जे हैं और जो जिनकी अदायगियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर या हफ्ता की बुनियाद पर या माहाना बुनियादों पर होती हैं, वो उनकी डेफरमेंट है फॉर 1 ईयर। सही। तो 1 साल के लिए वो डेफरमेंट है, वो एक अलहदा इशू है, ये एक अलहदा इशू है। ये पाकिस्तान ने एक हंगामी एक इमदाद मांगी है, कर्ज मांगा है IMF से, जो IMF बोर्ड आज इसकी बाकायदा मंजूरी देगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान को वो ये रकम मिल जाएगी। तो ये दो डिफरेंट इशू हैं। अच्छा, इसमें जो $1.5 अरब की आप बात कर रहे हैं कि एक अंदाजा है आपका, वो इसमें जो जिन 76 या 75 ममालिक की बात की जा रही है उसमें अगर डेफरमेंट हुई तो आपका अंदाजा ये है कि $1 से $1.5 अरब होगा, रिलीफ मिलेगा? वो बायलेटरल होगा। वो देखिए दो किस्म के, मैंने आपको कहा पाकिस्तान पर 2 किस्म के कर्जे हैं, बल्कि सारी दुनिया के होते हैं। एक बायलेटरल होते हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से लिए जाते हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने सऊदी अरब से, चीन से और पेरिस क्लब के जो मेंबर हैं ममालिक हैं उनसे लिए हुए हैं। एक पाकिस्तान के IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और इस किस्म के जो मल्टीलैटरल इदारे हैं उनसे कर्जे लिए हुए हैं। अब G20 ममालिक क्योंकि फंडिंग करते हैं इन इदारों को, तो डिसाइड उन्होंने करना है कि किस किस मुल्क को कितना कितना डेफरमेंट मिलना है और कितनी मिलनी है। रिक्वेस्ट भी होगी बाकायदा, पाकिस्तान कितनी रिक्वेस्ट करता है। अभी तक ये सिर्फ जबानी बातें हैं, पेपर पे इसकी कोई चीज नहीं है। अनाउंसमेंट सिर्फ ये है कि इन ममालिक को रिलीफ दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, कब तक दिया जाएगा, ये बाकायदा अनाउंसमेंट और डिसीजन होना बाकी है। ठीक है। अच्छा सनाउल्लाह साहब, सजाद तरीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी सवाल करना चाहेंगे इसी हवाले से। अच्छा सनाउल्लाह साहब, ये बताएं कि शरह सूद में 2% कमी कर दी गई है, अब इसके आप क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे हमारी मुआशी सूरत हाल पर और महंगाई पर? तरीन साहब, ये जो फैसला आज किया गया है मेरे ख्याल में इसको आज से 6 महीने पहले होना चाहिए, क्योंकि मार्च से पाकिस्तान में वैसे ही एक क्राइसिस शुरू हो गया दुनिया भर की तरह, पाकिस्तान में भी। अब पाकिस्तान में वैसे ही बिजनेस इंडस्ट्री बंद पड़े हैं, तो जो हाँ ये जरूर फायदा होगा जिन लोगों ने, देखें 2 किस्म के लोन लिए जाते हैं कि इंडस्ट्री भी और कंज्यूमर भी 2 किस्म के लोग, एक फिक्स रेट पे होते हैं, एक फ्लोटिंग रेट पे होते हैं। जिन लोगों के फ्लोटिंग रेट पर लोन है उनको बड़ा बेनिफिट होगा, उनकी अदायगियां कम होगी, उन पे इंटरेस्ट कम पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग नए कर्जे लेना चाहते हैं, अगर अल्लाह करे ये कोरोना का जो मसला है ये जल्द हल हो, पाकिस्तान इससे बाहर निकले, दुनिया भी निकले अल्लाह करे जल्दी, तो फिर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी तो उसमें ये फिर बेनिफिट होगा। जो इंडस्ट्री बंद पड़ी है या जो लॉसेस मेकिंग है उनको लोन लेके बहाल करने में मदद मिलेगी। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही और कोई रास्ता भी नहीं था स्टेट बैंक के पास, हुकूमत के पास, इंटरेस्ट रेट को कम करने के अलावा, क्योंकि इस वक्त इंडस्ट्री बंद है, लोन कोई ले नहीं रहा है।
सूरत हाल इसी तरह गंभीर है, लोग गुम गुम की सूरत हाल का शिकार है और इनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि ये आप सिंगल डिजिट में इसको इंटरेस्ट रेट को लेकर आए हैं। जी अच्छा, इसी में राणा साहब सिंगल डिजिट पे ये आई है, ज़ाहिर है इंटरेस्ट रेट इसका बड़ा फायदा होगा, जिसके हवाले से आपने डिटेल बताया भी है। अभी एक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं, जैसे वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो कारोबार है, या हम देख रहे हैं कि जो गुज़िश्ता रोज़ लॉकडाउन की जो अनाउंसमेंट हुई उसमें जुज़वी तौर पर लॉकडाउन कहा जा रहा है ना, कुछ बिजनेस जो है उनको रिलीफ दिया गया है, तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा, कोई एक्टिविटी बढ़ेगी, उसके कुछ असरात मुरतब होंगे आप देख रहे हैं, और बिलखसूस इस सूद से अगर उसको लिंक किया जाए जिसमें कमी की गई है? ये बिल्कुल एतजाज है, क्योंकि ये जब हुकूमत आई थी तो इन्होंने आते ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अलावा बाकी बिजनेस के हवाले से एक किस्म की तेजी में और जिसको आप कहते हैं गैर दानिशमंदी में कोई फैसले किए, जिसकी वजह से आपकी इकानमी स्लो डाउन हुई। और आपको अंदाजा है कि पिछले 1.5 से 2 साल के दौरान पाकिस्तान में 15 से 20 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। और अब जो ये नई सूरत हाल बनी है गुज़श्ता 1.5-2 माह के दौरान, इसमें भी मजीद इतने लोग, इससे ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। तो अब इंटरेस्ट रेट करना लाजमी था, जरूरी था कम करना, अगर नहीं करते तो ये सूरत हाल और ख़राब होती। और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से इन्होंने शुरू में जो आज से 6 महीने पहले या साल पहले फैसले किए थे और बाकी बिजनेस के हवाले से, अब हुकूमत को ये बात अदारक हुआ है, समझ आई है कि ये गलत फैसले थे, जिससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जमूद का शिकार हुआ, लोग बेरोजगार हुए, इससे बाकी सेक्टर पर भी असर पड़ा और बेरोजगारी बढ़ी। अब जो जिस ऑर्डिनेंस की बात की जा रही है, आज लगता यही है कि आज रात को या कल सुबह ये ऑर्डिनेंस जारी हो जाएगा और इसके जारी होने से कम ये होगा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक जमूद तारी हो गया था वो खत्म होगा, एक दोबारा से बिजनेस एक्टिविटी शुरू होगी और जिससे रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। तो ये फैसला दानिशमंदाना है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इनको ओपन करना चाहिए था। जो इन्होंने फैसले किए थे माजी में, उन जिन लोगों ने फैसले कराए थे उनको भी अकाउंटेबल करना चाहिए, जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को, पूरी इकानमी को जैम करने में, उसको सुस्त करने में अपना नेगेटिव रोल प्ले किया। उस हवाले से भी हुकूमत को देखना चाहिए। और अब अगर ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से जो ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, इससे यकीनन मुस्बत असर पड़ेगा। और इस टाइम एक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, लोग इस एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे और बेरोजगारी जो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है, उसको कम करने में मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान के हवाले से ये इस वक्त जो फैसले हुए हैं पाकिस्तान की हुकूमत ने किए हैं, ये बड़े अहम फैसले हैं। आलमी सतह पे अपील की है, उसका भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया है, और फिर जो इंटरनली हम फैसले कर रहे हैं उसके मुआशी तौर पर बड़े मुस्बत नताइज सामने आएंगे। और ये भी दुआ है कि इस वबा से भी हमें निजात हो। इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं आज के हवाले से जो अहम मामलात आगे बढ़े हैं, पेशरफ्त हुई है। इब्तिदा में हम उसका जिक्र कर रहे थे। सजाद तरीन साहब, ज़ाहिर है अभी कुछ देर पहले सनाउल्लाह साहब भी ये बात कर रहे थे कि कुछ फैसले जो पहले हैफेज़र्ड में हुए, वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके ज़ाहिर है उस तरह के मुस्बत असरात नहीं पड़ सकते, नेगेटिव असरात ही पड़ना थे। लेकिन ज़ाहिर है दूसरी जाने हम देखें कि जो वबा की सूरत हाल थी उसमें हम भी अब तक ये बात कर रहे थे कि सख्त नौयत को लॉकडाउन होना चाहिए था, मगर ये कहा जा रहा है मुआशी माहिरीन की जानिब से कि कुछ दानिशमंदाना इक़दामात वज़ीर आज़म की जानिब से किए गए हैं। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये नहीं बात, अभी तो कोरोना की वजह से हमारी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल ऐसी हो गई। ये जब हुकूमत इक़्तिदार में आई और इन्होंने कुछ ऐसे इक़दाम किए जिससे हमारी जो इकानमी थी वो तेज़ होने की बजाय उसकी रफ्तार स्लो हो गई, और उस पर उन फैसलों की वजह से बड़े मनफी असरात पड़े। वो जिन लोगों ने वो फैसले उस वक्त किए थे या जिनकी वजह से ये सारी सूरत हाल क्रिएट हुई, उनको भी तो कोई जवाबदेह होना चाहिए ना, उनको भी तो पूछना चाहिए भाई वो उन्होंने क्यों किए ये फैसले। अच्छा, दूसरी बात यहाँ एक और है कि हमारे मुल्क में लोगों की हमेशा ख्वाहिश रही है, लेकिन हमारी बदकिस्मती रही है कि हमें जो मुआशी टीम मिली है वो टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल होती है और वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं होते। पिछले कई साल से, इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी को देख लें, उससे पहले अपने जन्म परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, उससे शौकत अजीज़ थे। तो ये जो 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 इस किस्म के लोग आते हैं ना, टेक्नोक्रेट्स, ये आलमी इदारों की पॉलिसी होती हैं उन पर अमल दरामद कराते हैं और वो इदारे इनकी फिर तारीफ़ करते हैं आलमी सतह पर। लेकिन इनको मुआशी सूरत हाल जो अवाम की है नीचे, इनको इसका इल्म नहीं होता कि अवाम कितनी मुश्किलात का शिकार है। उसके बावजूद अब कोरोना आ गया है, कोरोना की वजह से हुकूमत जो शरह सूद में कमी कर रही है और इससे उम्मीद की जा सकती है कि लोगों के कारोबार बढ़ेंगे। IMF के लिए भी 1 साल के लिए हमें रिलीफ मिल गया है और उसमें भी 1 अरब 1.5 अरब रुपया जो देना है वो नहीं देना पड़ेगा।
तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा का जो बजट है वो उम्मीद की जा सकती है कि हुकूमत बहुत अच्छा बजट बनाएगी, क्योंकि बजट भी अब करीब है, उसकी तैयारियाँ शुरू हैं। मुख्तलिफ मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो है वो काम शुरू हो गया बजट पर, तो उसको हतमी शक्ल दी जा रही है। तो अब मेरे ख्याल में एक हुकूमत को अच्छा बजट पेश करना चाहिए, कम से कम ये बजट जो है वो अच्छा हो जिसमें आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। अच्छा, अब उसके साथ जिन खदशात का जिक्र किया गया तरीन साहब, वो ये है कि अभी जाहिर है ये भी तो देखना है कि कोरोना की जो इस वक्त सिचुएशन है ये कब तक चलती है। जाहिर है इस हवाले से तो अभी कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, और खुदा न खास्ता अगर ये प्रोलॉन्ग करती है तो फिर जाहिर है, जैसे आपने कहा कि बजट अच्छा होना चाहिए, यकीनन अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि अगर ये प्रोलॉन्ग होता है तो फिर जाहिर है बहुत सारी हमें जो रिलीफ है इस सेक्टर को भी देना पड़ेंगे। एक तो सेहत को बेहतर करना है, शोबा सेहत को, और दूसरा फिर आम आदमी को रिलीफ देने के हवाले से, मुतासरीन को रिलीफ देने के हवाले से। देखिए, आपने दो बातें की हैं। एक बात तो ये है कि चाहे कोरोना जो है वो कल ख़त्म हो जाए या 15 दिन में ख़त्म हो जाए या इससे ज़्यादा आगे चल के ख़त्म हो जाए, कोरोना जब भी ख़त्म होगा उसके बाद जो जो हेल्थ का शोबा है, मेरे ख़्याल में वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो है उसकी अहमियत ज़्यादा हो जाएगी। पूरी दुनिया के हुक्मरान जो हैं वो आज तक आप देख लें कि सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं वो गोला बारूद पर ख़र्च करते हैं, बम बनाने पे ख़र्च करते हैं, जंगी साजो सामान बनाने पे ख़र्च करते हैं, एक दूसरे ममालिक के दरमियान जंगें करा के बड़े ममालिक जो हैं वो असला बेचते हैं। अब उनकी तरजीहात तब्दील हो जाएंगी। मैं समझता हूँ जो ताकतवर मुल्क हैं, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनके लिए भी सबसे बड़ा मसला जो है वो सेहत का होगा। सेहत को अब नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता, चाहे वो बड़े मुल्क हों, चाहे वो छोटे मुल्क हों, चाहे किसी की बड़ी अकानमी हो, चाहे किसी की छोटी हो, चाहे मुआशरत अच्छी हो चाहे बुरी हो। एग्जैक्टली। ये अब सेहत का जो शोबा है इसको पोस्ट कोरोना जो है वो सबसे अहमियत दी जाएगी। इसमें बहुत बेहतरियाँ लाई जाएंगी, हॉस्पिटल्स नए बनाए जाएंगे, लेबॉर्ट्रीज बनाई जाएंगी, और इसकी मेरे ख्याल में तंजीमें नौ होगी पाकिस्तान में, इसमें तो अब कोई दो राय नहीं रही। दूसरी बात देखें, बाकी जो मुतासरीन हैं और जो हम माजी में भी हमारे जो मुख्तलिफ हादसात हमारे मुल्क में या कुदरती आफात आती रही हैं, हम उसका मुकाबला करते रहे हैं। जैसे ज़लज़ला पाकिस्तान में आया था, बहुत बड़ी तादाद में लोग मुतासर हुए थे, उस वक्त भी उनकी इमदाद की गई थी, और कुछ इदारे भी बनाए गए थे जो मुस्तकबिल के लिए उसको देखेंगे। इसी तरह फिर आपको याद होगा ऑपरेशन हुआ था एक दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ सवात में, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए थे। वो उन लोगों को जब लाया गया वहाँ से, फिर उनको आबाद किया गया। तो मैं समझता हूँ कि आगे चल के हमें इस तरह के और इदारे बनाने पड़ेंगे, इसी तरह की और तंजीमें बनानी पड़ेंगी, बल्दियाती सिस्टम, यूनियन कौंसल सतह पर जो है वो मजबूत करना पड़ेगा, ताकि आइंदा कोई ऐसी सूरत हाल हो तो गरीब आदमी जो है वो ज़्यादा परेशान ना हो। ऐसे ना हो कि कोई कुदरती आफत आए तो हुकूमत जो है उस तक पहुँचने में 8 दिन या 10 दिन लग जाएँ। ये अब मेरा ख्याल है तरजीहात जो है वो पूरी दुनिया के लोगों की तब्दील हो जाएंगी जी। अच्छा, अब इसी में जब हम ये रिलीफ की बात कर रहे हैं उसका ताल्लुक भी इसी से है। एक तो जो पहले हमने जिस इमरजेंसी रिलीफ फंड की बात की जो हमें आईएमएफ ने कर्जे की शक्ल में दे रहे थे, वो भी एक मामला है, और फिर ये जो 1 साल के लिए हमें रिलीफ मिला है, तो इसका ताल्लुक भी मेरे ख्याल में इसी से है। तो इस पर मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर इक़्तिसादी उमूर हैं जनाब आबिद सुलहरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। क्या समझते हैं आबिद कयूम सुलहरी साहब, आपके नज़दीक ये जो आईएमएफ के हवाले से आज दो बड़ी अहम खुशखबरियां कौम को मिली हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि आईएमएफ 1 साल के रिलीफ देगा, जिन ममालिक को उनमें पाकिस्तान भी शामिल होगा। अब जाहिर है उसका इत्तलाक होगा तो उसको देखा जाएगा, और दूसरा साथ ही भी अब सवाल आपके सामने रख दूं कि स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम किया है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर आप दुनिया के माली हालात को देखें तो इस वक्त वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, तमाम आलमी अदारे जो हैं वो एक बहुत बड़े खतरे की निशानदेही कर रहे हैं। वो ग्रेटर रिसेशन की बात कर रहे हैं आदमी के साथ गुजारी की, और यकीनी तौर पे ये एक ऐसा इशू होगा जो कि तरक्की पजीर ममालिक को ज़्यादा बुरी तरीके से मुतासर करेगा। तो उसके बाद एक फजा बन गई है डेट रिलीफ की भी, डेट रिशेड्यूलिंग की भी। IMF ने 25 जो ममालिक हैं उनका कर्जा मुआफ कर दिया है, जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। खुशकिस्मती से पाकिस्तान उनमें नहीं आता है, ये इंतहाई पसमानदा और इंतहाई गरीब ममालिक होते हैं। पाकिस्तान जो है मिडिल इनकम पुअर कंट्रीज में आता है, तो हमारा कर्जा ऐसा माफ तो नहीं हुआ, लेकिन हमारा कर्जा रीशेड्यूल हो गया कि हमें 1 साल तक उस कर्जे की जो डेट सर्विसिंग और उसकी जो पेमेंट है वो नहीं देना होगी। इसकी तफसीलात जब सामने आती हैं तो मजीद उस पर डिस्कशन हो सकती है। और एक और जो चीज़ आपको कल या परसों तक पता चलने वाली, आज अमेरिका के मॉर्निंग टाइम पे वो डिस्कस हो रही होगी हमारी रात को, वो एजेंडा पे है कि पाकिस्तान का $1.4 बिलियन के लिए जो रैपिड
फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है कोरोना से निपटने के लिए IMF का, उसकी दरख्वास्त पे आज फैसला होगा और काफ़ी सारी उस पर पॉजिटिव साइंस हैं कि पाकिस्तान को $1.4 बिलियन मिल जाएगा। ये सोशल प्रोटेक्शन के लिए भी होगा, ये हेल्थ केयर के लिए भी होगा, ये लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए भी होगा। तो जब आपको लमसम $1.4 बिलियन वो मिल जाएगा, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने अपने जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उनको रीअप्रोप्रिएट किया है, तो यकीनन इस वक्त स्टेट बैंक के पास ये क्वेश्चन मौजूद था कि वो इंटरेस्ट रेट को कम करता, और यही चीज़ हुआ कि जो पॉलिसी रेट है स्टेट बैंक का, उसमें हमने देखा है कि वो सिंगल डिजिट पे आ गया, 11 से गिर के अब वो 9% पे आ गया है। इससे बिजनेस कम्युनिटी की तो एक जरीना मुतालबा पूरा हुआ ही, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पर बिजनेस एक्टिविटीज शुरू हो सकेंगी लॉकडाउन के सिनेरियो में। अच्छा, लेकिन इसका यकीनी तौर पर फायदा जो है वो हुकूमत को पहुंचाएगा, क्योंकि हुकूमत की जो डेट सर्विसिंग है डोमेस्टिक बोरिंग पे, जो अंदरूनी कर्जा जात पे, उसमें कमी आएगी, और ये वो पैसे होंगे जो फिर हुकूमत जो है वो एहसास प्रोग्राम पे या बाकी चीज़ों पर खर्च कर सकती है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने, अच्छा रीजंस के हवाले से ये बात की जा रही थी स्टेट बैंक का, आपने जिक्र किया। एक तो ये था कि जाहिर है जब बिजनेस एक्टिविटी बिल्कुल रुक गई थी और पहिया जाम हो गया था, तो उसके बाद कोई और चारा नहीं था कि शरह सूद को कम किया जाता। एक रीजन ये भी बताई जा रही है, और दूसरा जिसका भी आपने तस्करा किया है, तो आप क्या देखिए, इस वक्त अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 0 है, बहुत से ऐसे ममालिक है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नेगेटिव चल रहा है। सवाल ये होता है कि जब आप एक लॉकडाउन की कैफियत में हो या खाब पार्शियल लॉकडाउन भी हो, जब बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा, तो आज आप इंटरेस्ट रेट को 4-5% पे भी ले आए और हम ये समझें कि कल सारी इंडस्ट्री और सारे बिजनेसेस और सारे शॉपिंग मॉल, हर चीज़ जो है वो चलना शुरू हो जाएगी, तो यकीनी तौर पर ऐसा नहीं होगा फौरी तौर पर। हाँ, अलबत्ता जब बीमारी जो है वो कम होती है तो फिर यकीनन उसका फ़ायदा जो है वो बिजनेस कम्युनिटी को पहुँच रहा होगा। लेकिन ये को ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि चूँकि स्टेट बैंक ने पिछले 1-1.5 महीने में 13.25 से 9% पे ले आया है, 4.25%, 4.25 पॉइंट वो कम कर दिए, तो उससे बिजनेस जो है वो टेक ऑफ कर जाएगा। वो नहीं होगा, लेकिन हुकूमत को यकीनन इसमें क्वेश्चन मिलेगा, और ये एक पॉजिटिव बात है। हुकूमत को बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा, IMF के हवाले से भी मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा। ज़ाहिर है वो डिटेल्स आएंगी, वो देखा जाएगा कि डेवलपमेंट की कितनी अमाउंट है और फिर कितनी हद तक हमें उसका फ़ायदा होगा। लेकिन ज़ाहिर है ये इस खास सिचुएशन में ये रिलीफ दिया गया, तो आप क्या समझते हैं कि कुछ कंडीशंस भी साथ हो सकती हैं? देखिए, ये जो इस वक्त पैंडेमिक की बात हो रही है या ग्लोबल क्राइसिस की जो बात हो रही है, ग्लोबल रिसेशन की, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें बहुत ज़्यादा कंडीशन होंगी। उसमें ज़्यादातर ये कंडीशन हो सकती है कि वो जो पैसे आपने पे करने थे IMF को या वर्ल्ड बैंक को, उनको आप सोशल प्रोटेक्शन पे खर्च करें या उनको आप अपने हेल्थ सेक्टर पे खर्च करें। यकीनन आलमी बैंक या IMF या पेरिस क्लब ये नहीं चाहेगा कि आप उनकी किस्तें जो हैं वो अदा ना करें, और उसके बाद उन पैसों को आप कोरोना के जो ट्रीटमेंट है या कोरोना के जो रोकने के लिए उस पर भी खर्च ना करें। तो वो यकीनन ये नहीं करने देंगे। ये पैसे जो भी बचेंगे वो यकीनी तौर पे कोरोना के साथ लड़ने के लिए उसको इस्तेमाल करना होगा। जी, सजाद तरीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आबद सुलैरी साहब, ये बताएं कि ये IMF की भी बात आपके सामने आ गई, शरह सूद भी कम हो गई, अब बजट आने वाला है, बजट की तैयारियां भी हो रही हैं, तो अब आप ये ज़रा क्या हुकूमत को क्या तजावीज़ देंगे कि वो ये जो 2 हमें रिलीफ मिले हैं लोगों को, इसमें जो बजट है वो किस किस्म का होना चाहिए, और आम आदमी जो है वो किस तरह फ़ायदा उठा सकता है इस सारी सूरत हाल से कि IMF ने भी रिलीफ थोड़ा सा दे दिया और शरह सूद में भी कमी हो गई है, तो आने वाले बजट के लिए क्या तजावीज़ आप देंगे? देखिए, इस वक्त बजट एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि 2 डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, और ये 2 सिनेरियोज के बनाने पड़ेंगे। एक सिनेरियो है आपका बिजनेस एज यूजुअल, जो कि आज का जो कोरोना का फैलाव है उसको शो करता है। आज हमारे 6,800 के करीब केसेस हो गए हैं, बदकिस्मती से 128 कीमती जाने जो है इस जंग में हम हार चुके हैं। तो ये तो आज का बिजनेस है। और दूसरा होगा वर्स्ट केस सिनेरियो, जो कि अल्लाह ना करे अगर ये उस तरीके से फैलना शुरू कर देते हैं जैसे ये बाकी ममालिक में फैला है, और जिसकी तरफ वर्ल्ड बैंक की एक हालिया रिपोर्ट में इशारा किया गया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया ये नेक्स्ट हॉटस्पॉट बन सकते हैं कोरोना के फैलाव का। तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को 2 अलग-अलग बजट्स जो है वो बनाने होंगे, और इस पर यह भी देखना होगा कि ये जो लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन और जो एहसास प्रोग्राम है, इसको इसमें जो पेमेंट दी जा रही है 12,000 रुपए की यकमुश्त,
ये कितनी दफ़ा तक देना पड़ेगी? क्या ये 3 महीना और चलेगा, 6 महीना और चलेगा, 1 साल और चलेगा? क्योंकि इस वक्त आपको हम में से किसी को भी मालूम नहीं कि ये कब तक ये ईज ऑफ होगी सिचुएशन। तो इस पर कुछ सिनेरियोज बनेंगे और उन सिनेरियोज के मुताबिक फिर चलना होगा। इसमें यानी बजट बनाने के लिए जो पहली शर्त होती है वो होती है कि आपके पास सर्टेनिटी हो। मुझे ये पता हो कि मैंने इतनी पैसे जो है मेरी आमदनी होगी और इतने उसके मुताबिक मैंने खर्चा रखना है। जब आप एक ग्रेटर डिप्रेशन में जा रहे होंगे और एक ग्रेटर पेंडेमिक का मुकाबला कर रहे होंगे तो फिर वहाँ पे यकीनी सूरत हाल भी नहीं होगी और वहाँ पे कुछ यकीनी बजट भी नहीं होगा। वहाँ पे 2-3 डॉक्यूमेंट्स बनेंगे और उसके मुताबिक फिर जो नेशनल कमांड जो है कौंसिल है वो फैसला कर रही होगी कि किस महीने किस हफ्ते किस तरीके से चलना है। सही, बहुत शुक्रिया आबिद सुलहरी साहब, आपने कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। सर यासरीन साहब, ये बड़ी अहम तजवीज़ जो अभी आपने बजट के हवाले से भी की है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन ये मामला कि जैसे अभी आपने इब्तदा में भी बात की और सनाउल्लाह साहब से भी बात की, सुलहरी साहब भी मौजूद थे, ये दो बातें, एक तो ज़ाहिर है ये तासुर है कि जो शरह सूद कम हुई है वो ये है कि बिल्कुल एक्टिविटी रुकी हुई थी, काम रुका हुआ था, उसके बाद ज़ाहिर है शरह सूद कम करना एक मजबूरी था हुकूमत का। लेकिन इससे हमने जो मुख्तलिफ माहिरीन की या मुख्तलिफ तज्ज़िये सुने, जो एक तासुर सामने आ रहा है कि फौरी तौर पर शायद कोई एक्टिविटी शुरू होगी, लेकिन उसमें बड़ी अहम बात की आबिद साहब ने कि उसमें गवर्नमेंट को खुद ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्होंने जो पेमेंट्स जो डेट है जैसे स्टेट बैंक से लिया जाता है फिर वापस किया जाता है या दीगर बैंक से, तो उसमें बड़ा उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये एक बड़ा रिलीफ होगा खुद गवर्नमेंट के लिए एक इस शक्ल में भी कि वो कोरोना से निपटने के लिए उसमें उसको दे सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये मामला भी पेश नज़र रखा गया होगा इस फैसले में। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, हुकूमत को फ़ायदा हो ना हो इससे तो आम आदमी को कोई गर्ज नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमती पॉलिसी जो हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले हुकूमती पॉलिसियों पर बहुत शदीद तनकीद करते थे और हुक्मरानों को चोर और डाकू करार देते रहे हैं। और वो ये टैक्स चोरी का और दीसर मामला आता है, वो कहते थे जो पॉलिसियाँ बनाते हैं अपने कारोबार में इजाफा करने के लिए बनाते हैं। इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर तो कोई कारोबार नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ ये जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है, इससे अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जो गरीब आदमी हैं उनकी जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी आएगी। ये शरह सूद जो कम हुआ है इसके मुकाबले में दुनिया में बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हुई है। अभी भी हमारे मुल्क में आप अगर तकाबली जायज़ा लें तो बहुत सारे ममालिक में जो हैं उनसे हमारे मुल्क में शरह सूद ज़्यादा है। इसको अभी भी कम होना चाहिए। बहुत सारे जो माहिर मुआशियात हैं वो इस बात का मुतालबा कर रहे हैं, इस बात की तजवीज़ दे रहे हैं हुकूमत को कि शरह सूद को कम किया जाए। इसकी बुनियादी वजह वो ये बता रहे हैं क्योंकि कोरोना की वजह से कारोबार बंद हैं, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो गई है हमारी। और ये अब ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर आज शरह सूद कम हुआ है तो कल से कोई लोग कर्ज़े लेंगे या फैक्ट्री शुरू हो जाएंगी, उस पर उसका यकीनन टाइम लगेगा। दूसरी तरफ से जो आबिद सुलहरी साहब ने भी जिसकी तरफ इशारा किया, दूसरी तरफ ख़तरा ये है कि ये जो कोरोना का मर्ज़ है ये अब मालूम नहीं कि कितना अरसा और चलेगा। उस टेनओवर में जो वो चल रहा होगा तो फिर ज़ाहिर है वो असास प्रोग्राम भी है जो गरीब लोगों को पैसे देने हैं, फिर वो जो लोगों तक राशन पहुँचाना है, वो भी सूरत हाल बहुत लंबा एक काम चल सकता है। तो ये सारी सूरत हाल को देख के मेरे ख्याल में हुकूमत को अब जो ज़्यादा से ज़्यादा जिस बात पर तवज्जो देनी है वो 2-3 चीज़ें हैं जी। एक तो ये है कि जो हमारा हेल्थ का निज़ाम है वो बेहतर से बेहतर हो, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी लाई जाए। गरीब आदमी की जो हालत है, जो परेशानी है, उसको कैसे कम किया जाए, उसकी परेशानी, उस तक राशन कैसे पहुँचाया जाए। गरीब आदमी जो एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे ले रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक इस प्रोग्राम से बाहर हैं, उनको शामिल किया जाए। देखें अभी आपने प्रोग्राम में मियाँ असलम साहब को लिया हुआ था, जमात इस्लामी के हैं। उन्होंने ये कहा जमात इस्लामी हुकूमत में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी जो जमात है उसके लोग जो हैं वो हर वार्ड्स में मौजूद हैं। इस्लामाबाद भी 2-3 वार्ड्स वो बता रहे थे कि बने हुए हैं, तो उसी गली मोहल्ले के लोग होते हैं। मैं समझता हूँ कि इसी तरह अगर आप बल्दियाती निज़ाम को जो है किसी न किसी तरह बल्दियाती निज़ाम को बहाल कर दें, ये जो बल्दियाती निज़ाम है उससे को फ़ायदा उठा लें, जहाँ नहीं है जिस सूबे में उस सूबे में को उसको बहाल कर दिया जाए, तो यूनियन कौंसिल को आप ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। हमारी तजवीज़ ये है कि यूनियन कौंसिल को मजबूत किया जाए और यूनियन कौंसिल के ज़रिए जो है लोगों तक ये ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ का जो सामान है वो लोगों तक पहुँचाया जाए। लोग क्योंकि बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि आपको याद होगा हमारे प्रोग्राम में अब्बास आफरीदी साहब आए थे और उन्होंने भी ये बात कही थी और ये मुझे बताया गया है कि ये जो कहा गया है जी मैसेज करें, जो लोग बहुत गरीब हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं वो मोबाइल पर मैसेज करें और हम उनको जो है उस मैसेज पर देख के मुंतखब करेंगे। पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में गरीब लोग, मजलूम लोग और
जो है वो ऐसी हालत में है कि उनके पास मोबाइल है ही नहीं। बहुत बड़ी तादाद में मुझे बताया गया है कि लोग ऐसे हैं हमारे देहातों में जिन्होंने कभी ज़िंदगी में मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं किया, उनको पता ही नहीं है मोबाइल क्या चीज़ होती है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ना उनके पास मोबाइल है। तो हुकूमत उन तक कैसे पहुंचेगी, उन तक भी पहुंचना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास मोबाइल है, उनको पता नहीं है कि मैसेज कैसे किया जाता है, उनको सिर्फ एक बटन का पता है कि इसको दबाया जाए और फ़ोन सुन लिया जाए। उनकी सूरत हाल जो है वो कैसे बेहतर बनाई जाएगी, उन तक कैसे पहुंचा जाएगा, ये भी हुकूमत के देखने का काम है। और ये सारे काम उसी वक्त हो सकते हैं जब यूनियन कौंसिल की सतह तक हुकूमत जो है वो इंतज़ामिया को मुतहर्रक करे, डीसी को मुतहर्रक करे, एसी को मुतहर्रक करे और उनकी निगरानी में यूनियन कौंसिल की सतह पर लोगों तक रिलीफ प्रोग्राम शुरू किया जाए। यानी आप ये समझते हैं कि जाहिर है रिलीफ तो मिल गया अगर आलमी सतह पे, और फिर यक्को मई से ये इतलाक होता है तो ये भी बड़ा अच्छा, क्योंकि अभी डिस्कशन होगी तो खुदा करेगा कि ये फैसला भी पॉजिटिव हो जाएगा IMF वाला। तो जब ये रिलीफ मिल जाएगा तो आप जैसे जिक्र कर रहे हैं कि जो इंतज़ामी मामलात हैं, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि इंतज़ामात यानी आम आदमी तक वो जो राशन की तरसील का मामला है, उनको फैसिलिटेट करने का मामला है, उसको हवाले से इम्प्रूवमेंट ले आनी चाहिए, उस पर भी एक्सपेंस करना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ वो तरीक़ाकार मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन उन तरीक़ाकार पर अमल दरामद की ज़रूरत है। अगर वो तरीक़ाकार पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर है परेशानी होगी, मसाइल बढ़ेंगे। हमारे पास लेडी हेल्थ वर्कर्स मौजूद हैं, हमारे पास टीचर्स मौजूद हैं, हमारे पास मस्जिदें हैं, इमाम बारगाहें मौजूद हैं और यूनियन कौंसिल मौजूद है। जी ठीक है, उन सबको यूटिलाइज़ किया जाए और ये सिस्टम बेहतर किया जाए। वक्त चूँकि ख़त्म हो गया, नाज़रीन एतजाज़ दकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।